तो देखो कल हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स स्टार्ट किया था और इसमें हमने सबसे पहला एक रूल था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, उसको देखा था और उसके बेस पर हमने बताया था कि कोई भी कंपाउंड जो मेटल कार्बोनिल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो मेटल कार्बोनिल है वो तब स्टेबल होगा जब उसमें अपने नियरेस्ट नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसके बेस पर यहाँ पे मैंने EAN के लिए एक फॉर्मूला दिया था और उस फॉर्मूले से बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल में कितने हैं, या फिर हम उसका एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं उसको, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लिगेंड्स के थ्रू डोनेट किए जाएंगे। ठीक है, ये जो लिगेंड्स हैं यहाँ पे जो मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, इन सब नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर आएगा वो कैसा होना चाहिए, वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने इस टेट्राकार्बोनिल निकल में देखा कि जो निकल है उसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, जो कार्बोनिल है वो एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, 4 कार्बोनिल हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिगेंड्स के थ्रू दिए गए, तो 8 और 28 ये टोटल कुल मिला के हो जाते हैं 36 इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्रिप्टन के होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि ये 36 जो EAN जो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके पास है, मतलब कि ये स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे टेट्राकार्बोनिल आयरन का एग्जांपल देखा था, जहाँ पे आयरन 26 एटॉमिक नंबर रखता है और 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5 कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स के थ्रू आ रहे हैं, तो टोटल कुल मिलाकर के फिर से ये 36 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स जो है रख लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल कार्बोनेट्स भी हैं जो इस EAN रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है ना, अब उसमें अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पे मैंगनीज है और उसका पेंटाकार्बोनिल। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो मैंगनीज की अगर हम बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और 5 यहाँ पे कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है और टोटल कुल मिलाकर के यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हुए वो कितने हुए 35। अब 35 है लेकिन उसके बावजूद भी ये पेंटाकार्बोनिल मैंगनीज बनता है, लेकिन ये EAN रूल को फॉलो नहीं करता। इसी तरह से अगर हम हेक्सा कार्बोनिल वैनेडियम की बात करें, हेक्सा कार्बोनिल वैनेडियम, इसमें अगर हम देखें तो वैनेडियम को अगर हम देखते हैं तो ये 23 एटॉमिक नंबर रखता है और 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स के थ्रू दिए जाते हैं और फिर को इसको अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो ये फिर से 35 EAN की वैल्यू आती है। तो ये दोनों ही EAN रूल को फॉलो नहीं करते लेकिन फिर भी स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जहां पर एटॉमिक नंबर ऑड हो, ऑड एटॉमिक नंबर हो, ऑड एटॉमिक नंबर, अब देखो यहाँ पे 25 है, ठीक है, यहाँ पे 23 है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पर इसका है, एटॉमिक नंबर इसका है, और ऐसे मेटल्स EAN रूल को फॉलो नहीं करते और मोनोमेरिक फॉर्म में कभी भी नहीं रह सकते। तो ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये ब्रिज कंपाउंड बनाए, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। ये एक लोन पेयर जब डोनेट किया जाएगा तो चाहे हमारा डोनर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या सो ऑन कितने भी हो, तो यहाँ पे हमारे पास में एक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही किसी लिगेंड के थ्रू दिए जाएंगे, और जब इवन नंबर किसी इसके थ्रू दिए जाएंगे लिगेंड के थ्रू, और मेटल के पास में अगर हमारे पास में ऑड नंबर है तो इवन और ऑड को अगर हम प्लस करेंगे तो ऑड नंबर आता है। ठीक है ना, और जबकि हमारे पास कोई भी इनर्ट गैस ऐसा नहीं है जो कि ऑड नंबर रखता हो, तो वो रखते हैं इवन नंबर। तो अब ये मेटल क्या करेगा, ये मेटल एक ब्रिज कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा, और अगर ये ब्रिज कंपाउंड बना लेगा तो उस समय आप देखोगे कि 25-25 कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी
लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे वो भी इवन नंबर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो ये इवन, और एटॉमिक नंबर जो है मेटल का वो भी इवन। तो इस तरह से जो हमारे पास EAN की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इवन आएगी, जो कि नियरेस्ट नोबल गैस के जैसी हो सकती है। तो ये EAN रूल है, इससे आप बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के और भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो होता है हमारे पास, जो सेकंड रूल है उस रूल को हम बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसके थ्रू भी हम यहाँ पे नेचर बता सकते हैं। और क्या इसमें क्या होता है, इसमें ये रूल ये बताता है कि जो भी ट्रांजिशन मेटल आपने लिया है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं n-1d जो पेनल्टीमेट सेल है उसके इस सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस जो आउटर मोस्ट सेल है उसके ns ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ में np जो सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन तीनों का टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का करें तो वो कितना आता है, वो 18 इलेक्ट्रॉन्स आता है। ठीक है ना। अब इसको अगर आप समझना चाहते हो तो वापस हम वहीं चलते हैं जो हमने एग्जाम्पल हमारा टेट्रा कार्बोनिल निकल का लिया था। तो इसमें अगर आप देखो कि निकल 28 एटॉमिक नंबर रखता है और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन है ना, 18 हो जाएगा यहाँ पे। और जो 10 इलेक्ट्रॉन्स आगे के होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इसके 3d8 और 4s2। तो देखो ये n-1d हो गया और ये ns हो गया। ठीक है ना। np इसमें कम काम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं काम आ रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को देखो, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इनको और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। और बाकी के कहां से आएंगे, बाकी के आएंगे जो लिगेंड्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे 4 कार्बोनिल मॉलिक्यूल निकल के साथ में अटैच्ड है जो क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करेंगे। और ये 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसको ऐड कर दें तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है इसको ये फॉलो करता है और एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले लो। दूसरा एग्जांपल जैसे कि वही पेंटाकार्बोनिल आयरन का। और यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करें, ये आयरन होता है 26 और इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वही आर्गन और क्या हो जाएगा, जो 3D है 3D है वो कितना है 6 और 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। और यहाँ पर इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये 6 ये 2 और कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कार्बोनिल के थ्रू दिए जा रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको अगर आप टोटल करोगे तो कितने आते हैं, वही 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करता है। तो इस तरह से जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है और जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, इनसे हम जो मेटल कार्बोनिल्स हैं उनकी बॉन्डिंग नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है या नहीं बना रहा। और एक तीसरी जो अप्रोच है या तीसरा जो एक हमारे पास रूल है जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताता है, वो है हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। ठीक है ना, कि मॉलिक्यूल किस तरह, उसमें किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखें तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 2 टाइप के ओवरलैप जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो मेटल और लिगेंड के बीच में, ये जो मेटल है और ये जो लिगेंड है इसमें 2 टाइप के ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के, मेटल के पास में भी बहुत सारे ऑर्बिटल होंगे और लिगेंड के पास में भी बहुत सारे ऑर्बिटल होंगे। और ये दोनों ही जो
मेटल और लिगेंड हैं, इनके पास जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो अलग अलग तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे और दो तरह की ओवरलैपिंग यहाँ पे देते हैं। और पहली ओवरलैपिंग जो इसमें मिलती है देखने को, वो मिलती है हमें सिग्मा डेटिव ओवरलैपिंग, और सिग्मा ओवरलैपिंग जिससे सिग्मा डेटिव बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये सिग्मा ओवरलैपिंग, अब ये सिग्मा ओवरलैपिंग क्या है और कैसे मिलेगी, तो ये जो ओवरलैपिंग है ये होती है आपकी जो कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल का जो फिल्ड ऑर्बिटल है, फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल, तो फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल और जो मेटल है, ये मेटल, इस मेटल का वेकेंट या आप बोल सकते हो एम्प्टी जो ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, कार्बोनिल का फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल और मेटल का वेकेंट। तो ये जो फिल्ड ऑर्बिटल है ये अपने जो लोन पेयर इसके पास में होंगे फिल्ड ऑर्बिटल के पास, ये इस वेकेंट डी ऑर्बिटल को प्रोवाइड कर देगा और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा डेटिव बॉन्ड बनेगा। और इसको आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो लिगेंड है उसने अपना लोन पेयर यहाँ मेटल को प्रोवाइड किया। और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप देखो तो ये हमारे पास में कोई मेटल और ये इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, मान लीजिए कि ये पोलराइज है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ ये कार्बोनिल हमारे पास और इस कार्बोनिल के पास में इस तरह से एक भरा हुआ ऑर्बिटल, और ये भरा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे शेडेड कर देता हूँ इसको, ये शेडेड कर दिया, इसका मतलब ये फिल्ड है। तो ये फिल्ड ऑर्बिटल इस मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और क्या बनाएगा, सिग्मा ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा डेटिव बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, दूसरा जो ओवरलैपिंग होती है वो दूसरी ओवरलैपिंग होती है, इसमें सेकंड ओवरलैपिंग जो है वो होती है पाई ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैपिंग। अब पाई ओवरलैपिंग में क्या होगा, पाई ओवरलैपिंग में जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है मेटल का फिल्ड डी ऑर्बिटल और जो कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी जो हमारे पास कार्बोनिल है उसका क्या लेंगे हम, उसका हम लेंगे वेकेंट ऑर्बिटल। अब वो वेकेंट ऑर्बिटल कैसा होगा, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। ठीक है, इन दोनों के बीच में मेटल का फिल्ड डी ऑर्बिटल और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बोनिल है उसका वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हम यहाँ पे लेंगे और उसके साथ ओवरलैपिंग कराएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम मेटल, ये हमारे पास में मेटल हो गया, ठीक है, और इसका ये ऑर्बिटल हमने बना दिए। ये कैसे ऑर्बिटल है, ये फिल्ड ऑर्बिटल है, फिल्ड ऑर्बिटल है इसलिए मैं इसको शेडेड फॉर्म में लेकर आ जाता हूँ। इस तरह से मैंने इसको शेडेड कर दिया तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ये फिल्ड ऑर्बिटल हमने यहाँ पे ले लिया ये, और अब ये क्या करेगा, जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बोनिल, ये इस तरह से, अब इसके पास में जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे, इस तरह से, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये लोब्स इसके साथ में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक जो मेटल है वो अपना फिल्ड ऑर्बिटल, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिगेंड को प्रोवाइड करेगा और पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस तरह के जो ओवरलैपिंग है पाई ओवरलैपिंग, इसमें m फिल्ड ऑर्बिटल मेटल का कार्बोनिल के वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे दोनों तरह की जो
बॉन्ड्स हमें मिल रहे हैं ओवरलैपिंग से, उसको आप इजीली यहाँ पे समझा सकते हो। नाउ मेटल कार्बोनिल्स का अगर हम यूजेस देखें तो बहुत सारी ट्रांजिशन मेटल्स ऐसे हैं जो मेटल कार्बोनिल्स बनाते हैं और इनका यूज हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन में करते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिशन मेटल्स को जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। इसी तरह से जैसे कि निकल कार्बोनिल को ले लें, निकल कार्बोनिल जो सबसे पहला जो मेटल कार्बोनिल है ना, वो बनाया था किसने, बॉन्ड ने। और कब बनाया था, ये जब बनाया था जब बॉन्ड क्या कर रहे थे, निकल को प्यूरिफाई कर रहे थे। तो निकल की प्यूरिफिकेशन के दौरान, है ना, निकल की प्यूरिफिकेशन जब हो रही थी तो उसके दौरान उन्होंने क्या किया, एक निकल कार्बोनिल सबसे पहला एक मेटल कार्बोनिल फॉर्म किया और इसकी प्यूरिफिकेशन में इसको काम में लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पेंटा कार्बोनिल आयरन की बात करें तो वो एंटी नॉकिंग रीजेंट की तरह काम आता है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं उनको बनाने में भी इस पेंटा कार्बोनिल आयरन को हम यूज करते हैं। मतलब कि काफी सारी इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं उनमें एज अ कैटलिस्ट इसको हम यूज भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इनके कुछ यूजेस हैं। नाउ अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल कार्बोनिल कंपाउंड्स की, मेटल कार्बोनिल्स की, कि उनको किस तरह से बनाया जाता है, उनकी किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं और क्या यूजेस उनके होते हैं। तो देखो हमने जनरल अभी मेटल कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ा, वहां पे स्पेसिफिक हमने नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे वही सब रिएक्शंस आने वाली हैं जो रिएक्शंस हमने पहले पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी जो रिएक्शंस थोड़ी सी डिफरेंट होगी उन पर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे और जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो निकल कार्बोनिल की अगर हम बात करें तो ये 4 कार्बोनिल इस निकल के साथ में अटैच होते हैं और इसको बनाने के लिए अगर हम इसकी प्रिपरेशन मेथड देखें, अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें तो देखो हमने डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर किया था। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था कि निकल की रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनिल के साथ में करवा दी। ये 4 कार्बोनिल ले लिए और यहाँ पे ये निकल कार्बोनिल बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से हमने और क्या किया था, हमने निकल हैलाइड लिया और उसको कार्बोनिल के साथ में ट्रीट कराया और जब उसके करवाया तो ये जो हैलाइड है वो तो रिमूव हो गया और जो कार्बोनिल है वो ऐड हो गया और यहाँ पे इस तरह से निकल कार्बोनिल आपको देखने को मिल गया। इसी तरह से निकल साइनाइड आप ले सकते हो, निकल साइनाइड आपने ले लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई, वही कार्बोनिल के साथ में, ठीक है। और सेम उसी तरह से, और ये जो साइनो जो ग्रुप है, CN ग्रुप, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इस निकल को बना सकते हैं, ठीक। नाउ और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम इसको बना सकते हैं, बट अगर हम इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज है ये कलरलेस होता है, ठीक है ना, कलरलेस। साथ में ये लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, और ये लिक्विड भी कैसा है, पॉइजनस है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसके बहुत कम होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। वैसे तो जितने भी मेटल कार्बोनिल्स आप पढ़ोगे सब वाटर के अंदर क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। और अगर आप उनको डिसॉल्व करना चाहते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो आप लेते हैं। तो सॉरी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब बेंजीन और अल्कोहल और एसीटोन, इस टाइप के, ईथर। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर आप लेते हो तो उसमें क्या होते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व, ठीक है। तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर आप इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हो तो ये स्टेबल होते हैं, लेकिन ये होते हैं मतलब केवल हम यहाँ पे निकल कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, केवल निकल कार्बोनिल। तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जरा सा भी आप गर्म करोगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इसको हीट करते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही, मान लीजिए कि 50 डिग्री टू 60 डिग्री टेम्परेचर भी अगर हम रखते हैं और वहां पर इसको गर्म करेंगे तो निकल जो है, निकल कार्बोनिल, वो डिकम्पोज होकर के निकल में और इसका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बाइड फॉर्म में अलग हो जाता है। इसी तरह से ये डिकम्पोज भी हो जाते हैं कि इसको थोड़ा सा स्ट्रांगली हीट करेंगे कि साहब हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया
अगर जैसे मान लीजिए कि 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 200 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपने इसको गर्म किया तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर के निकल और कार्बोनिल उसमें कन्वर्ट। तो ये दोनों रिएक्शंस में अंतर है। पहली रिएक्शन जो है इस सेकंड रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूटिंग जो पार्ट स्पीसीज हैं वो अलग हो जाती हैं, जबकि पहली रिएक्शन जो हमने यहाँ पर देखी है ये क्या है, ये हमारी स्टेबिलिटी को बताती है कि ये स्टेबल है या नहीं, या अपनी ब्रेक हो जाता है, अपनी इस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं रहता। तो यहाँ पे निकल भी बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है और कार्बाइड भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, या कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से हम हैलोजेंस के साथ में इनकी रिएक्शन अगर हम करते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हैलोजन ले लिया तो क्या होगा, तो ये हैलाइड बना लेगा और जो कार्बोनिल है वो अलग हो जाएगा, है ना। तो किसी भी तरह का हैलोजन हम यहाँ पे ले सकते हैं। एसिड के साथ में इनकी रिएक्शन हम दिखा सकते हैं कि जो एसिड्स हैं प्रोटिक एसिड जैसे HCl है, वो आप जब इनके साथ में रिएक्शन करते हैं तो भी ये क्या करते हैं, निकल जो है वो इसके क्लोराइड के साथ में निकल क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो कार्बोनिल है, वो अलग हो जाता है। मतलब कि और लेना कैसा है, हाँ, ये जो एसिड आप लोगे वो कैसा लोगे, ड्राई, ठीक है ना। एक्वस हैलोजन सॉरी एक्वस हाइड्रोजन एसिड्स के साथ में ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप ड्राई हाइड्रोजन एसिड्स लेते हो तो उनके साथ में ये रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से। लेकिन अगर आप H2SO4 की बात करते हो, अब H2SO4 जो है वो ड्राई नहीं है, ठीक है, वो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। एक्वस H2SO4 के साथ में ये रिएक्शन कर लेते हैं और निकल सल्फेट फॉर्म करेगा, वही हाइड्रोजन फॉर्म करेगा और जो इसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि अगर हम इनकी रिएक्शन किसके साथ में करें, NO के साथ में करें, NO के साथ, तो ये क्या करेंगे, ये रिप्लेस करता है, ठीक है ना। तो ये हमने दो तरह से की थी, एक तो हमने की थी किसके साथ, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है ना, मॉइस्ट जो NO है वो हमने लिया था, तब हम करते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से जो कार्बोनिल है वो रिमूव हो जाता है और यहाँ पे OH और NO नाइट्रोसिल हाइड्रोक्साइड जो है वो निकल का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर इसकी जगह ये जो हमने मॉइस्ट ये लिया है, अगर हम इसकी जगह क्या ले लें, हम ड्राई NO ले लें, ड्राई NO, तब ये क्या होगा, तब यहाँ पर NO, ये जो NO है वो NO और NO2 दो में वो हो जाता है, ऑटो आयनाइजेशन इसकी होती है, तो यहाँ पर ये बनाएगा निकल नाइट्रोसिल नाइट्रेट, ठीक है। सो इस तरह से ये बनाएगा ड्राई NO के साथ और यहाँ पे हाइड्रोक्सी नाइट्रोसिल जो है वो बनाता है मॉइस्ट NO के साथ। तो इस तरह से काफी सारी इसकी रिएक्शंस हैं। अगर और मैंने आपको बताया था यूज इसका कि हम इसको जो मॉन्ट्स प्रोसेस है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, वहां पर इसको यूज करते हैं। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो तो देखो स्ट्रक्चर्स के साथ में कुछ बातें हैं कि पहले हम ऐसा मानते थे कि इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके का होता है, ठीक है, लेकिन आज हमने इनके स्ट्रक्चर को रीएस्टेब्लिश किया है और उस रीएस्टेब्लिश करके और हमने ये बताया कि साहब ये जो स्ट्रक्चर जो हम पहले पढ़ रहे थे वो स्ट्रक्चर निकल कार्बोनिल का नहीं होता, बल्कि इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पर निकल कार्बोनिल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने स्ट्रक्चर की कि ओल्ड जो हमारा प्रीवियसली हम किस तरह के स्ट्रक्चर को एज्यूम करते थे। तो निकल जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 28 एटॉमिक नंबर इसका है, और यहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो आर्गन जो 18 होता है, और फिर आप क्या करोगे, फिर आप बताओगे इसका 3D 8 और 4s 2 और 4p 0। इस तरह का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस निकल कार्बोनिल में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये तो है एटॉमिक फॉर्म का। अगर हम आयनिक फॉर्म में लेकर के आए, या ये वैसे तो हालांकि यहाँ पे अगर इसको हम देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, लेकिन जब कार्बोनिल ग्रुप जब लिगेंड इसके पास में आना शुरू करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इसको हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं कि 3D को मैं यहाँ पर इस तरह से बना दूं। ये हमारे पास है 3D
ये 4s और ये 4p, ठीक है। ये मैंने आपको बना दिया और यहाँ पर मैं 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हो जाते हैं और जो 4s है उसमें कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। लेकिन जब मेटल कार्बोनिल बनता है और कार्बोनिल इसके पास में आता है तब क्या होता है, ये जो 4s के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इनमें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो किस तरह की स्थिति बनेगी, तब ये स्थिति आपकी जो बनेगी वो बनेगी इस तरह, ठीक है। अब ये जो S और P जो है ये एम्प्टी हो जाएंगे, ये 4s है, ये 4p है, ये 3d है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे और जो कार्बोनिल है वो कार्बोनिल, हर कार्बोनिल यहाँ पर अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करके इसके साथ में डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ऐसा हम मानते थे पहले। लेकिन अब रिसेंट जो रिसर्च है उनके हिसाब से जो इनका ऑर्बिटल डायग्राम आता है वो इस तरह का ऑर्बिटल डायग्राम नहीं आता, ठीक है, बल्कि कैसा आता है, वो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकल कार्बोनिल में कुछ इस तरह का आता है कि आर्गन और 3d8 4s1 और 4p1, जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4s में थे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 4p में चला जाता है या रहता है इस तरह से, ठीक है। और जब ये ऐसी स्थिति में रहेगा तो अब मैं यहाँ पर इसका डायग्राम अगर बनाऊं ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये कुछ इस तरह का ऑर्बिटल डायग्राम रखता है, ये 4s और ये 4p, ठीक है। अब होता क्या है, ये हमारे पास में प्रेजेंट है मेटल। नाउ इस समय भी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही करता है, इस समय भी ये क्या करेगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही करेगा और यहाँ जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो आप 3d8 कैसे लिखोगे, 3d8 लिखोगे 1 2 3 4 5 देन पेयर अप 6 7 एंड 8, इस फॉर्म में ये रहता है और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है और यहाँ पे फिल्ड, ये जो हाफ फिल्ड S और हाफ फिल्ड 4p ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में काम आते हैं। नाउ अब क्या होगा, अब ये जो कार्बोनिल है निकल कार्बोनिल, ये निकल कार्बोनिल दो टाइप के बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है सिग्मा और एक बनाता है पाई, जो मैंने अभी आपको बताया था मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अप्रोच थी उसके थ्रू यहाँ पे दो टाइप की ओवरलैपिंग हमने बात की थी, तो ये दो टाइप की ओवरलैपिंग ही यहाँ पर करेगा। अब ये करता क्या है कि जो दो ऑर्बिटल हैं जो इसके ये है खाली ऑर्बिटल, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, ये जो खाली ऑर्बिटल्स हैं, ये जो खाली ऑर्बिटल ये दो आपको दिख रहे हैं, जो कार्बोनिल है ये कार्बोनिल, इस कार्बोनिल का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, सॉरी फिल्ड ऑर्बिटल है, वो फिल्ड ऑर्बिटल इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और आपको पता है कि अगर मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल हो और लिगेंड का फिल्ड ऑर्बिटल हो तो क्या बनता है, सिग्मा ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो इस तरह से हो जाता है। नाउ अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसमें दो ऑर्बिटल्स बचेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सिंगली फिल्ड है। अब ये क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्बोनिल है जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया भी था और ये बताया था कि इसके पास में ये दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इस कार्बन के पास में जो डोनेटिंग होते हैं और ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, ये एक में नहीं होते, ये दोनों क्या होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, तो इसका ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं वो इसके साथ में ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करेगा, इसके साथ में ओवरलैपिंग करके आ गया, ये इसके साथ में ओवरलैपिंग करके ये
सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब इसके पास में आपको ये दिख रहा है कि ये जो D है इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी दिख रहे हैं। ये जो 2 ऑर्बिटल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये क्या करता है, ये जो D ऑर्बिटल्स हैं ये इस कार्बोनिल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ में मिलकर के जो वो हैं, क्या नाम है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इस कार्बन के, इनके साथ में मिलकर के क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है ना, लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू। तो ये पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो जो डबल बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बोनिल, कार्बन के बीच में, इसमें एक तो होता है सिग्मा जो ये आपको ये देखने को मिल रहा है ये वाला, और एक होता है पाई जो आपको देखने को मिल रहा है ये वाला। तो ये जो D ऑर्बिटल है जो कैसा है, हाफ फिल्ड है या सिंगली फिल्ड है, ये पाई ऑर्बिटल, वो सॉरी पाई ऑर्बिटल, हाँ पाई ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग है उसके थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड ऑफ निकल। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये बात इजीली समझ में आ गई होगी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। नाउ अब हम बात करते हैं अगले मेटल कार्बोनिल की, और वो है हमारे पास में आयरन का पेंटा कार्बोनिल आयरन। ठीक है, नाउ देखो जो इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हैं उन पर मैं थोड़ी कम बात करूंगा क्योंकि वो सब हम पहले भी देख चुके हैं और बार बार वही रिपीट होंगी। तो जो एक दो रिएक्शंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर इसकी बता देता हूँ कि ये क्या करते हैं। तो सेम वही कि डायरेक्ट हम रिएक्शन करा सकते हैं कार्बोनिल्स के साथ में। तो यहाँ पे 5 कार्बोनिल जो लो और इसकी रिएक्शन करवा दो। और देखो निकल तो जो है कम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेता है, लेकिन इसको हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो आप यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर देते हो और ये क्या बना लेता है, पेंटा कार्बोनिल आयरन फॉर्म कर लेता है। इसी तरह से और कैसे कर सकते हो, और आप कर सकते हो कि जो निकल याद आ रहा है, जो आयरन है इसका आप सल्फाइड ले लो और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉपर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर इसको स्ट्रांगली हीट करोगे 200 डिग्री सेल्सियस पर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखोगे और जब इसके साथ में आप रिएक्शन करोगे तो ये FeCO5 फॉर्म करेगा और साथ में जो ये आपको सल्फाइड दिख रहा है वो इस कॉपर के साथ में क्या बना लेगा, कॉपर सल्फाइड या क्यूप्रस सल्फाइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वही ऑयली लिक्विड होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तकरीबन 108 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। अगर इनकी डिकम्पोजिशन, अगर इनकी रिएक्शंस की बात करें तो ये कई सारी तरीके की रिएक्शंस बताएंगे कि अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट कर दें तो ये क्या करेगा, अपने मेटल और जो कार्बोनिल है उसमें डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। अगर हम इसको एयर की प्रेजेंस में क्या करें, बर्न करें, तो ये एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। ये जो फेरिक ऑक्साइड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना। नो डाउट ये कार्बोनिल तो निकलेगा ही निकलेगा। इस तरह से अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस हमने करवाया था किसी भी एसिड्स के साथ में, तो जैसे H2SO4 जो है उसके साथ में अगर हम इसको रिएक्ट करा दें तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जैसे वो निकल सल्फेट बनाता था यहाँ पे ये आयरन सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, साथ में ये जो 5 कार्बोनिल हैं ये भी निकल जाएंगे। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, इसकी रिएक्शन करवा सकते हो किसी बेस के साथ में। तो हम ये वाटर और यहाँ पर एक बेस ले लिया और इसके साथ में हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो ये एक कार्बोनिल निकल जाएगा, ये 4, और जो हाइड्रोजन है वो इसके पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से, और यहाँ पर ये जो बनेगा दूसरा वो बनेगा आपका कार्बेमिक एसिड, ये कार्बेमिक एसिड फॉर्म होता है। इस तरह से NO के साथ में रिएक्शन बता सकते हो, हमने NO के साथ में रिएक्शंस भी देखी थी। तो ये NO के साथ में रिएक्शन दिखा दो, इसकी NO के साथ रिएक्शन दिखाओगे तो क्या होगा, वही ये 2 कार्बोनिल निकल जाएंगे और उसकी जगह यहाँ पे 2 NO नाइट्रोसिल जो है, तो आयरन कार्बोनिल नाइट्रोसिल ये हमें यहाँ पे
मिल जाएगा, है ना। और ये 3 जो है वो कार्बोनिल यहाँ से निकल गए। तो इस तरह से काफी सारी रिएक्शंस इसकी हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम इसके यूज की बात करें तो यूज क्या है, यूज ये है कि ये सबसे अच्छा इसका जो यूज है वो है ये एंटी नॉकिंग, एंटी एंटी नॉक कंपाउंड है। एंटी नॉक कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था टेट्राएथिल लेड के बारे में कि पेट्रोल में मिलाते हैं जिससे वो जब इंजन में फ्यूल बर्न होता है तो वहां पे जो आवाज होती है उसको कम करने का काम करता है। लेकिन टेट्राएथिल लेड के साथ में प्रॉब्लम ये है कि लेड जो है वो है पॉइजनस, और इसके साथ में जब ये बर्न होता है एयर के साथ में तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है। ये लेड ऑक्साइड एयर में चला जाता है, और एयर में जब जाता है और हम इसको इनहेल करते हैं तो हमारे फेफड़ों में जाकर के ये बहुत सारे टाइप के डिजीजेस क्रिएट करता है और ये हाईली टॉक्सिक होता है। तो इस वजह से आजकल हम इस टेट्राएथिल लेड को यूज नहीं करते, हम इसका यूज नहीं करते फॉर एंटी नॉकिंग। हम क्या मिलाते हैं, हम मिलाते हैं ये एंटी नॉकिंग रिजेंट है, और किसी तरह का कोई जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो पॉइजनस हो वो ये इमिट नहीं करते, ठीक है। तो इसको हम एंटी नॉकिंग रिजेंट की तरह काम में लेते हैं। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पे भी तो देखो आपको 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक स्ट्रक्चर वो जो हम पहले निकालते थे, ठीक है, और अब जो नई मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें कि आयरन 26 एटॉमिक नंबर रखता है और आर्गन 18, और यहाँ पे 3d6 और 4s2 इस टाइप का आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इसका देखने को मिलता है, ठीक है। और वही सेम तरीका जो हमने, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, जो हमारा पहले का मेथड है जिससे हम निकालते हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रखता है। अब यहाँ पे और क्या होगा, जब निकल कार्बोनिल आयरन कार्बोनिल के साथ में आएगा, तो जब कार्बोनिल आएगा तो ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो 3D है वो कैसे कन्वर्ट हो गया, 3D कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। ये 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो पूरी फुलफिल्ड हो गए, और एक खाली ऑर्बिटल हमारे पास, ये जो ऑर्बिटल है ये खाली वाला बचा, और ये 3s सॉरी 4s और 4p क्या मिले, एम्प्टी मिले। और यहाँ ये खाली ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, और 2 कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 5। तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, वो सही हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, और यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स में जो कार्बोनिल है वो अपना लोन पेयर दे करके और बॉन्ड बना लेगा। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो हमने इस तरह का बताया है, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता नहीं है। जब ये कार्बोनिल के साथ में कंपाउंड फॉर्म करता है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वहां जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऐसा होता है, 3d6 4s1 4p1, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन ये शो करते हैं। अब इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन जब शो करेंगे तो आप यहाँ पे जाहिर सी बात है कि क्या बनाओगे, यहाँ पे d ऑर्बिटल को कुछ इस तरह से शो करोगे। ये आपका 4p 4s और ये 4p। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे फिल कर दो, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, और ये 4p और ये 4s में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। नाउ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी वही है, क्या, यही dsp3
ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन ही करेगा, है ना। इसको मैं ऊपर दिखा देता हूँ। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन ही करेगा, लेकिन अब बॉन्ड कैसे बनेंगे वो आप यहाँ पर देखो कि बॉन्ड किस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे जो Fe है, ये इसके पास ये जो दो एम्प्टी ऑर्बिटल आपको जो दिख रहे हैं, ये दो एम्प्टी ऑर्बिटल कार्बोनिल के साथ में क्या करेंगे, वही सिग्मा ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर डोनेट कर दिए जाएंगे और इस तरह का जो पाई बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा। अगली स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो तीन ऑर्बिटल हैं, ये जो तीन ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं जिनमें ये सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये क्या करेंगे, ये भी जो हमारे पास कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल, इसका जो एक सिंगली फिल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा उसके साथ में ओवरलैपिंग करके क्या बना देगा, ये बना देगा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। और ये जो तीन ऑर्बिटल्स बचेंगे, ये इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ में ओवरलैपिंग करेगा इस तरह से। और ये जो ओवरलैपिंग होगी इससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर कार्बोनिल के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। ये इस तरह से कि ये Fe होता है, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल और यहाँ पे कार्बोनिल। ठीक, नाउ फटाफट से अब हमारे पास में थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, तो मैं जल्दी से जो एक हमारा बचा हुआ है मेटल कार्बोनिल, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो वो मेटल कार्बोनिल है हमारे पास में हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। सेम बनाने की रिएक्शन सेम वही है, उसमें ज्यादा कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको इसके स्ट्रक्चर की ही बात डायरेक्टली कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शंस है वो सेम वैसी ही है जो हम पहले देख चुके हैं, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम रखता है 24 एटॉमिक नंबर, और कॉन्फ़िगरेशन आप इसका देखोगे तो ये वही आर्गन और 4 है, इसलिए 3d5 4s1 इस टाइप का और 4p0 इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन ये रखता है। नाउ इसको इस तरह से आप शो कर सकते हो, ये 3d, ये 4s, ये 4p। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3d में, 5, 1 2 3 4 और 5, और ये एक s में। जब कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर आना शुरू करता है और ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा कार्बोनिल के साथ, तो अब ये क्या करेंगे, ये पेयर होना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। ये जो तीन ऑर्बिटल हैं ये पेयर हो जाएंगे, ये वाले तीन, तो ये तीन जो है वो पेयरिंग हो गई, ये खाली बच गया और ये हमारे पास में 4p खाली बच गया। अब ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा और ऑक्टाहेड्रल शेप मिलेगी, क्योंकि 6 जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे D2sp3 से हैं और 6 ही लिगेंड इनके साथ में
क्या कर लेंगे, वही जो सिग्मा ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा होता नहीं है, और होता नहीं है तो कैसा होता है, तो होता ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम कार्बोनिल का, वो क्या होता है, वो होता है आपका आर्गन 3d5 4s1 4p0। कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, लेकिन इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे होगी उस पर हम बात करते हैं। 1 2 3 5, ये 4s और ये 4p। नाउ अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन 5d में प्रेजेंट है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन सेम वही रहेगी, ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगी D2sp3। अब ये जो 6 कार्बोनिल हैं, इसमें से 3 कार्बोनिल क्या करेंगे, इनके साथ में ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये कार्बोनिल और ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, ये कार्बोनिल के साथ में क्या कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स जो सिंगली फिल्ड हैं, ये इसके साथ और इसके साथ में पाई बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो ये सिग्मा तीनों, और यहाँ पे ये भी सिग्मा, और ये आपके पाई बॉन्ड्स। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा।